नमस्कार दोस्तों, रोशनी सोशोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास सिद्धांत को बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार दिया है। और इसमें जैसे हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ऑगस्ट काम्टे हैं, फिर से कार्ल मार्क्स हैं। तो इस कार्ल मार्क्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उन्होंने सामाजिक उद्विकास सिद्धांत पे क्या विचार दिया है। इस वीडियो में हम आपको हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि इन्होंने कि जो उद्विकास सिद्धांत है वो समाज पर किस प्रकार से लागू किया है और कैसे कहा है कि ये समाज का भी परिवर्तन होता है, विकास होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत। स्पेंसर ने जीव वैज्ञानिक डार्विन है वो जीव वैज्ञानिक है, मतलब वो कि जीवों की मनुष्यों की जीवों की क्या करते हैं, खोज करते हैं, उसकी अध्ययन करते हैं। तो जीव वैज्ञानिक डार्विन के विचारों के आधार पर समाज को उद्विकास स्वरूप में दर्शाने का प्रयास किया है। डार्विन ने जो नियम जानवरों और पौधों के बारे में दिया था उसे स्पेंसर ने जीव विज्ञान से हटकर मानवीय समाज पर लागू किया। मतलब जो उद्विकास है वो सबसे पहले जो सिद्धांत था वो डार्विन ने दिया था और इन्होंने ये सिद्धांत जीव पर लागू किया था कि जीव का उद्विकास होता है, मतलब जीव जो हो सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। तो जो समाजशास्त्री हैं स्पेंसर, उन्होंने कहा है कि ये जो उद्विकास है ये हमारे समाज पे भी लागू करता है, मतलब कि जिस प्रकार जीव का विकास होता है उसी प्रकार क्या होता है, समाज का भी विकास होता है। और इस उद्विकास को समाज पर उन्होंने मानवीय समाज पर, पशु समाज पे नहीं, मानवीय समाज पर लागू किया है और कहा है कि जीव की भांति ही हमारा समाज का भी उद्विकास होता है। स्पेंसर के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तुओं का उद्विकास होता है। उद्विकास की यह प्रक्रिया रेखीय क्रम में होती है। जो स्पेंसर है वो बोलते हैं संसार की जो भी वस्तु है, जो भी समाज के अंग है, व्यक्ति है, संस्था है, समूह है, विवाह, परिवार, नातेदारी, उसका उद्विकास होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु का उद्विकास होता है। उद्विकास की यह प्रक्रिया रेखीय क्रम में होती है, मतलब ये जो प्रक्रिया होती है ये चक्रीय नहीं है, चक्र की भांति ये परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये रेखीय भांति में होता है। ये सीधी लाइन की तरह बढ़ता चला जाता है। तो ये है रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत को ही उद्विकासीय सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत 4 आधारों पर व्यक्त किया है। इन्होंने सामाजिक उद्विकास के 4 आधार और इसी स्तर, मतलब आधार मतलब स्तर, कितने जैसे स्तर होता है, वर्ग होता है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, उसी तरह इन्होंने 4 वर्गों में समाज को बांटा है और कहा है कि इस समाज का 4 वर्गों में क्या हुआ है, विकास हुआ है। जिसमें से पहला है सरल से जटिल। सरल से जटिल मतलब कि पहला जो अवस्था है, पहला जो स्तर है वो क्या है, सरल समाज है। इसमें जो समाज होता है बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल सामान्य होता है। तो देखिए, यह मानव समाज का सबसे आरंभिक अवस्था है जिसमें व्यक्तियों एवं समूहों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। व्यक्ति के बीच उच्चता या निम्नता का कोई भेदभाव नहीं रहता। सामाजिक संरचना बहुत सरल थी, यह कुछ परिवारों से मिलकर बनी थी। दोस्तों, ये उस समाज की बात कर रहे हैं, आदिम समाज की, जिसमें व्यक्ति क्या थे, एकदम समान थे। ना कोई उच्च पद पे था, ना कोई निम्न पद पे था, बल्कि व्यक्तियों के बीच कौन सा संबंध था, समानता का संबंध था। प्रत्येक व्यक्ति एक ही कैटेगरी के रहे थे, किसी में हम की भावना नहीं थी। वो हर कोई भी कार्य कर लेता था, उसमें श्रम विभाजन नहीं हुआ था कि ये व्यक्ति ये काम करेगा और ये व्यक्ति ये काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें क्या था, निम्नता उच्चता की भावना थी ही नहीं। आप आदिम समाज की कल्पना करेंगे तो देखेंगे उसमें हमारा समाज पूर्ण रूप से विकसित हुआ ही नहीं था, तो श्रम विभाजन तो उत्पन्न हो ही नहीं
सकता है। तो इस तरह उसमें व्यक्तियों के बीच में आपसी सहमति थी, कोई भेदभाव नहीं था। तो इसलिए उस समय की जो संरचना थी, जो हमारा समाज बना था, वो कैसा था? बहुत ही सरल था, बहुत ही सीधा था, या कुछ परिवार से मिलकर। और इस समय हमारा जो समाज है, बहुत से आप देखेंगे तो संस्था, समूह, समिति, राज्य से मिलकर हमारा पूरा एक समाज बना हुआ है। लेकिन उस समय कुछ व्यक्तियों, कुछ कहीं कहीं लोग परिवार के रूप में रहते थे, उन्हीं से ये समाज का निर्माण हुआ था। तो आपको ये पहला जो पहला स्तर है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है दूसरा जो है वो क्या है? जटिल है। जटिल या मिश्रित समाज आप कह सकते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ये थोड़ा क्या होता है, इस समाज में जो होता है, थोड़ा विकास क्या होता है, और वृद्धि हो जाती है, इस अवस्था में विकास हो जाता है। जैसे देखिए, यह समाज सरल समाज की अपेक्षा संगठित होता है। इस अवस्था में समाज की प्रत्येक संस्था अलग अलग होकर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। इस समाज में श्रम विभाजन का निर्धारण होता है तथा समाज के विभिन्न संस्थाएं पृथक पृथक मतलब अलग अलग दिखाई देने लगे, उसके कार्यों में विभाजन हुआ। ठीक है, जैसे ही हमारा समाज थोड़ा विकसित हुआ, जैसे ही लोग खेती करने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो उनमें क्या हुआ? उनकी एक संस्था, परिवार क्या है? एक संस्था है जिसमें व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बच्चों का पालन पोषण होता है। तो जो संस्था है वो धीरे धीरे क्या हो? अलग होने लगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग कृषि करने लगे, तो वैसे वैसे थोड़ा क्या हुआ? शिक्षा का भी क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होने लगा, लोग थोड़ा जागरूक होने लगे, और मतलब उसमें क्या हुआ? श्रम का विभाजन हो गया कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। तो उनका वर्क का, उनका काम का क्या निर्धारण होने लगा। और विभिन्न संस्थाएं मतलब विद्यालय होगा, परिवार, सारी संस्थाएं अलग अलग दिखने लगी। और हम लोगों को ये मालूम चला कि हाँ, ये संस्थाएं जो विद्यालय है उसमें केवल हम शिक्षा से संबंधी ही कार्य कर सकते हैं, उसमें हम बच्चों का पालन पोषण या और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह संस्थाएं क्या हुई? स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनके कार्यों में क्या हुआ? विभाजन होने लगा कि हाँ, ये व्यक्ति ये काम करेगा। तो इस तरह हमारा समाज क्या हुआ? एक विकसित हुआ। तो दोस्तों तीसरा है दोहरा जटिल समाज। इस समाज दोहरा जटिल में क्या हुआ? हमारा समाज थोड़ा और क्या हुआ? और विकसित हुआ। हमारा समाज थोड़ा और विकसित होने लगा। जैसे देखिए है कि इस अवस्था में समाज नियंत्रणकारी व्यवस्था, जैसे राज्य, नागरिक प्रशासन, सैन्य नौकरशाही का शासन कार्य करने लगा। व्यापार के लिए बाजार स्थापित किए गए। शहर एवं गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण हो गया। दोस्तों ये अवस्था में, इस अवस्था में जो हमारा समाज क्या होगा? थोड़ा विकसित हो गया। धीरे धीरे लोग नेता को चुनने लगे कि ये हमारे गांव के प्रधान है, ये हमारे गांव के मुख्यमंत्री है, ये हमारे मतलब जो शासन से संबंधी है, जो उस सोसाइटी के फैसला करने का जो अधिकार था, वो लोग एक शासन की व्यवस्था किए कि हमें जो समस्या होगा, समाज की जो समस्या होगा, उसका क्या यहाँ पे समाधान होगा। तो और फिर एक जगह से लोग दूसरे जगह यातायात साधन का संचार होने लगा, धीरे धीरे सड़कों का निर्माण होने, लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे, खेती करने लगे, वर्क करने लगे, थोड़ा उनके में श्रम विभाजन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? तीसरी अवस्था हो जाएगी। तीसरी अवस्था में लोग थोड़ा आविष्कार करने लगे, खोज करने लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी तीसरी अवस्था। और लास्ट है चौथा, तीहरा जटिल अवस्था। मतलब कि ये तीहरा मतलब ये और जटिल हो गया। ये हमारा समाज क्या था? और जटिल हो गया। और ये जो जटिल समाज है हमारा वर्तमान समाज है। इस समाज में नियामक संस्थाएं पहले के समाज से अधिक जटिल हो गई। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल, राजनीतिक परिषद, सैन्य संगठन आदि स्थापित हो गए। व्यापार करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हो गए, जैसे टेलीविजन, रेडियो, रेलगाड़ी, कंप्यूटर आदि का आविष्कार हुआ। यह लगभग वर्तमान समाज को
इंगित करता है। दोस्तों ये हम इस समाज की कल्पना कर रहे हैं जो इस समाज में हम जी रहे हैं। ये है लास्ट समाज। इसी समाज में बहुत से सारे आविष्कार हुआ, टेलीविज़न, रेडियो, रेलगाड़ी, लोग पूरी तरीके से जागरूक हो गए, उनमें शिक्षा का संचार हो गया। लोगों को ये समाज में पूरी तरह से क्या हो गया, उनके अंदर एक कुछ करने की, कुछ बनने की इस अवस्था में जिज्ञासा हो गए। आप पहले की कल्पना करेंगे और इस समय की कल्पना करेंगे तो हाँ देखेंगे कि हमारा जो समाज है सीधे एक रेखा में परिवर्तन हुआ, रेखा की तरह, सीधी लाइन की तरह आगे बढ़ा है। जैसे पहला हम आपको बताएं, उसमें आदिम समाज, उसमें जो था क्या था, उसमें लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था, उनका जीवन सामान्य था, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी और कोई भी उसमें आविष्कार, कोई भी वृद्धि या विकास नहीं हुआ था, तो उसको हम सरल समाज कहेंगे। लेकिन थोड़ा उससे आगे दूसरी अवस्था में, दूसरी स्तर में, तो थोड़ा जटिल उसको सोसाइटी कहेंगे। उस अवस्था में संस्थाएं जो थी क्या हो गई, क्लियर होने लगी और श्रम का विभाजन होने लगा कि ये व्यक्ति खेती से संबंधी कार्य करेगा, ये व्यक्ति जो है वो जो औरतें हैं वो घर के परिवारों की देखभाल करेंगी। तो इस तरह से उनके कार्य में धीरे धीरे क्या होने लगा, विभाजन होने लगा कि ये है जो व्यापार करेगा। अलग अलग लोग थोड़ा जागरूक होने लगे, खोज करने लगे, तो थोड़ा हमारा समाज क्या हुआ, थोड़ा सा जटिल, पूरा जटिल नहीं हुआ, थोड़ा सा जटिल। लेकिन जैसे ही तीसरी अवस्था आती है तो उसमें लोग थोड़ा और जटिल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही समाज का जब देखिए दोस्तों, जब कोई भी चीज़ का विकास होता है तो उसमें समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो जब समाज तीसरा अवस्था में जब हमारा समाज जटिल हुआ, विकसित हुआ, तो उसमें कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों ने क्या किया, राज्य का गठन किया, शासन का, प्रशासन का गठन किया कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे, और बाजार स्थापित किया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि हम इस जगह पे जाएंगे तो हमको वो वस्तुएं मिलेंगी जो हमको, जिस चीज़ की हमको आवश्यकता है। लोगों अलग अलग चीज़ों का, गाड़ी का, पहिए का, अलग अलग चीज़ों का आविष्कार करने लगे ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से, बहुत जल्दी क्या हो जाए, चले जाएंगे। और वही पहली अवस्था में जो थी, कोई भी गाड़ी, कोई भी बैलगाड़ी का आविष्कार नहीं होता, लोग पैदल ही यात्रा करते थे, पैदल ही जाएंगे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा थकान या बहुत बहुत समय लगता था, तो लोगों सोचे कि काश ऐसा कोई चीज़ हो जो हमको जल्दी से पहुंचा दे। तो इसलिए उन्होंने साधन का, गाड़ी का आविष्कार किया ताकि हम लोग जल्दी वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए। तो इस तरह हमारा समाज का विकास हुआ। और लास्ट चौथा आया है, इसमें तो पूर्ण रूप से हमारा समाज विकास हो गया, जिसमें टेलीविज़न का आविष्कार हो गया। इस तरह संचार का और क्या होगा, वृद्धि होने लगा, लोगों को जागरूक होने लगे, वहाँ की समस्या को, उस स्थान, प्रत्येक अलग अलग स्थान की जो जो समस्या थी उससे अवगत होने लगे। उन लोगों को मालूम चलने लगा कि हमारे समाज में ये समस्याएं हैं और लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है, और लोगों की आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तुओं का क्या होने लगा, आविष्कार होने लगा। जब गाड़ी या बस, ट्रेन की जब आविष्कार हुआ तो लोग सोचे कि इस गाड़ी से भी और कोई ऐसी चीज़ हो जो हमको बहुत जल्दी हम वहाँ पर पहुँच गए, तो ट्रेन का आविष्कार हुआ। फिर उससे जल्दी लोग सोचे ट्रेन से भी 2-3 दिन समय लग जाता है, तो उससे भी फास्ट एरोप्लेन का आविष्कार किए। तो इस तरह हमारा समाज क्या हुआ, पूरी तरीके से क्या होगा, विकसित होने लगा, और ये समाज लगभग वर्तमान समाज को इंगित करने लगा। तो दोस्तों यही सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि हमारा समाज जो है 4 स्तरों में बटा है। पहला सरल समाज, दूसरा है जटिल या मिश्रित, और तीसरा है दोहरा जटिल समाज, और जो चौथा है लास्ट, तीसरा जटिल समाज। तो इस तरह हमारा समाज जटिल हुआ है। यही हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, आलोचना। देखिए दोस्तों, कोई भी
समाजशास्त्री जब वो अपनी थ्योरी, जब कोई अपना नियम लागू करते हैं तो उनकी जो भी उन्होंने तथ्य या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए रहते हैं उनकी आलोचना की जाती है। मतलब कि उनके बातों को क्या कमी है उनके बातों में वो बताया गया रहता है। हर समाजशास्त्री की थ्योरी में ऐसा होता है। तो इस हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनके सामाजिक उद्विकास की भी 1-2 पॉइंट आलोचना हुई है। क्या आलोचना हुई है चलिए देखते हैं। जिसमें पहला है, स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का नियम सभी समाज पर लागू नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, कोई इनका आलोचना किया होगा इस कॉन्सेप्ट का, और वो उन्होंने ये कहा है कि जो ये स्पेंसर ने कहे हैं कि समाज का उद्विकास जो नियम है वो सभी समाज पर लागू मतलब कि हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये नियम जो है उद्विकास का, कि ये प्रत्येक जो नियम है एक सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, सभी समाज पर ये क्या हो सकता है, नियम लागू नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कमी निकाला है कि स्पेंसर ने जीव की तुलना समाज से की है। जीव मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, दोनों में समानता कैसे संभव है? तो ये सही बात है। स्पेंसर बोलते हैं कि जिस तरह से जीव का विकास होता है उसी प्रकार से हमारे समाज का विकास होता है। लेकिन जीव को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो तो मूर्त है। दोस्तों, जो मूर्त होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको हम देख सकते हैं। ये जो पेन दिख रहा है आपको, कॉपी दिख रहा है, ये मूर्त है। लेकिन मेरी आवाज़ कहीं दिख नहीं रही है तो ये अमूर्त है। तो इसी प्रकार से जो हमारा समाज है क्या है, अमूर्त है। जो एक और दूसरे व्यक्ति के बीच जो संबंध है उसको हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि हम व्यक्तियों को देख सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जीव तो अमूर्त है, लेकिन जो समाज है उस समाज को कोई नहीं देखता है, बल्कि समाज के अंग को, हम व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन समाज को हम नहीं देख सकते हैं। तो दोनों में समानता कैसे है, इसीलिए इनकी इस बात को, इस पॉइंट को आलोचना की गई है। वस्तुतः स्पेंसर का सिद्धांत दोष मुक्त नहीं है। मतलब कि जो दोष है वो दोष से मुक्त नहीं है। इनके सिद्धांत में थोड़ा बहुत दोष है, लेकिन वर्तमान समाज एवं इसके परिवर्तन को पूर्ण रूपेण समझने के लिए उद्विकास क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ये बोला है दोस्तों कि इनके जो सिद्धांत इन्होंने उद्विकास को समाज पे लागू किया है ये पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं है। मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत दोष है, लेकिन ये जो उद्विकास सिद्धांत है इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उद्विकास के माध्यम से ही हम समाज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही कहा है कि ये तो दोष मुक्त है, लेकिन ये हमको समाज को समझने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से हम समाज को समझ लेते हैं कि हाँ, हमारा समाज सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। पहले समाज हमारा जो था बिल्कुल सरल था, अब जटिल हो गया। तो इस माध्यम से, इस उद्विकास के माध्यम से हमें समाज को समझने का एक अवसर मिल रहा है और हम समाज को समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सामाजिक उद्विकास सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।